नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना कल होने वाली है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और जो प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है उससे पता चलेगा कि मंगल को किसका मंगल होने वाला है। प्रदेश की सत्ता का भविष्य भी इस परिणाम के साथ तय होगा। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर चुनाव आयोग सतर्क है, क्योंकि मतदान के दिन भी हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी, इसलिए ग्वालियर चंबल में अतिरिक्त बल तैनात होगा और पूरी प्रक्रिया की वेबकास्टिंग के माध्यम से उस पर नजर रखी जाएगी। सभी 19 जिलों में मतगणना होने वाली है। सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में दर्ज हुए वोट की काउंटिंग शुरू होगी। कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर कड़े नियम बनाए गए हैं। तो इस वक्त की एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं, प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं और अब देखना यह होगा कि मंगल को किसका मंगल होने जा रहा है और किसका अमंगल। दोनों पार्टियां ही 28 सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बसपा भी अपनी जीत का दावा लगातार कर रही है। 355 प्रत्याशी मैदान में हैं और उनका जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। तो अब कल सुबह 8 बजे जैसे ही ये गिनती शुरू होगी, परिणाम लगातार सामने आएंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत का भविष्य भी तय होने वाला है। और इसी पूरी खबर पर और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए कि किस तरह से ग्वालियर चंबल इलाके में तैयारियां की गई हैं, कहा गया था कि ज्यादा पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पिछले घटनाक्रम को देखते हुए हमारे सहयोगी कमल वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। कमल, जिस तरह से ग्वालियर चंबल प्रसिद्ध है, हर बार के चुनाव में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, इस उपचुनाव में भी कुछ घटनाएं देखने को मिली थी। उसके बाद अब चुनाव आयोग काफी सतर्क नजर आता है और अब अतिरिक्त पुलिस बल की बात भी कही जा रही है। क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ देखने को मिला है जमीन पर? कमल, बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसको लेकर कल मतगणना होनी है। तो ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर 15 और डबरा विधानसभा। यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन काफी स्थिति से कार्य कर रही है। वहीं व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाएं देख रही है। वहीं से कोविड 19 गाइडलाइन की बात करें तो कोविड 19 के लिए उन्हें सैनिटाइजर को लेकर, साबुन से लेकर हाथ धोने की व्यवस्था तक रखी गई है। वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन की बात भी कही गई है। वहीं अंदर मतगणना केंद्र के अंदर आने की बात करें तो वहीं मेन गेट जो बताया गया वो प्रत्याशी और प्रत्याशी के जो एजेंट हैं वो वहां से आएंगे। वहीं मीडिया के लिए एक अलग से गेट बनाया गया है, जिसमें मीडिया जा पाएगी और मीडिया सेंटर के लिए एक स्टेज लगाया गया। वहां पर मीडिया अपने मोबाइल का यूज कर पाएगी और अंदर जहां काउंटिंग स्टार्ट होगी वहां पर मोबाइल अलाउ नहीं किया गया है। वहीं बात करें तो अपने मतगणना की तो सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी। उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम मशीन की गिनती चालू होगी। अब देखने वाली बात ये होगी जो ग्वालियर के जो उपचुनाव में 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसकी मतगणना में किसके सर पर ताज कसा जाता है और किसको जनता नकारा करती है। कमल, इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि मतगणना के दिन गड़बड़ी होने की पूरी संभावना नजर आती है। इसको लेकर के वो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भी पहुंचे थे, उन्होंने शिकायत अपनी दर्ज कराई थी। तो क्या पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई अन्य कोशिश भी की जा रही है? चुनाव आयोग के द्वारा कुछ और भी इंतजाम किए गए हैं ताकि पारदर्शी बनी रहे प्रक्रिया और इस तरह के कोई भी आरोप कल को आने वाले चुनाव की मतगणना के बाद ना उठे? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, प्रशासन से जब इस बारे में बात की गई तो प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया गया है कि ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं की जाएगी। और जिसको लेकर मतगणना की बात करें तो मतगणना में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी, बिल्कुल आराम से और तसल्ली से की जाएगी। जब उनसे टाइमिंग की बात की कि मतगणना में 3 विधानसभा सीटें, इसमें कितना तक समय लग सकता है मतगणना
पूरा होने में वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे तो कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी, मतगणना में जल्दी से जल्दी की बात कही है तो उसको बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल हर कर्मचारी से बोला गया है और अधिकारी से बोला गया है कि मतगणना को बिल्कुल आराम से तरीके से किया जाएगा, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं संवेदनशील की बात करें, संवेदनशील कुछ क्षेत्र है तो पुलिस प्रशासन ने भी इसको लेकर भी कई 12 एक जो संवेदनशील केंद्र वो है स्थान बताया गया है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद किया जाएगा। और शाम को जैसे मतगणना खत्म होती है उसके बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित होते हैं, जो विजेता होगा उसी का माहौल बनाएगा, उत्साह बनाएगा। कहीं ऐसे माहौल में कहीं विवाद की स्थिति ना बने, जिसके लेकर पुलिस भी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं ईवीएम सेंटर की बात करें, ईवीएम सेंटर से भी प्रत्याशी आएंगे, उनके नाम घोषित जीत का नाम घोषित होते ही उनको बता दिया जाएगा। कमल, अक्सर हम देखते हैं कि मतगणना वाले दिन तो एहतियात बरत लेते हैं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहती है, लेकिन चंबल का इलाका है और फिर उसके बाद चुनाव के बाद जो घटनाएं घटती हैं आपने भी देखी सुनी होंगी अक्सर, तो क्या उसको लेकर के पुलिस ने तैयारियां की हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी, चूंकि दिवाली का त्यौहार है और त्योहारों के समय अगर घटनाक्रम सामने आता है तो ये बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है, तो इसके लिए भी क्या पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है? और अगर अलर्ट पर है तो क्या कुछ तैयारियां उन्होंने आगे आने वाले दिनों के लिए की? क्या जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्वालियर में जो प्रत्याशी जीत की तरफ जाएगा, जैसे जीतने की उसकी घोषणा होती है, उसके बाद संवेदनशील क्षेत्र है जो कि 12-13 क्षेत्र बताए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, उसको लेकर पुलिस ने वहाँ शाम 3 बजे के बाद वहाँ पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जिसको लेकर कि कोई घटना दुर्घटना ना फैलाए। संवेदनशील क्षेत्र उन पर कोई वैसे बदमाश क्षेत्र वाला जो हंगामा ना फैल सके, आशंका उसको जलते नहीं, पुलिस ज्यादा से ज्यादा बल तैनात किया गया है। कमल, कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई थी, तो क्या संख्या निर्धारित की गई है कि इतने लोगों के अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा मतगणना स्थल पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रशासन द्वारा जो एजेंट हैं, जो प्रत्याशी को एजेंट रहेंगे, उसमें सिर्फ एजेंट 1-2 ही एजेंट है जो अंदर मतगणना केंद्र के अंदर जा पाएंगे। उसके बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं कोविड-19 गाइडलाइन का बात करें तो गेट के अंदर घुसने से पहले उनको सैनिटाइजर किया जाएगा, उनके मीटर टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद सर्फ साबुन की व्यवस्था हाथ धोने के लिए की गई है। वहीं अंदर की जो काउंटिंग मैन है उनसे काफी उनकी दूरी बनाई गई। वहीं मीडिया सेंटर भी बनाया गया, वहाँ भी मीडिया के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की है, काफी दूरी की गई है। वहीं कोविड-19 की पूरी गाइडलाइन का पूरा प्रशासन द्वारा पालन किया जा रहा है। चलिए कमल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी कमल, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि ग्वालियर चंबल इलाके में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, प्रशासन काफ़ी सतर्क है कोविड को लेकर भी, और जो घटनाएं पहले देखने को मिली हैं दोबारा उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर के प्रशासन काफ़ी सतर्क है और आगे आने वाले दिनों को लेकर भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनसे जान लेते हैं। लगातार क्षेत्र में उन्होंने दौरे किए थे, हर एक विधानसभा तक पहुंचे थे और कहाँ की क्या स्थितियां हैं उस पर भी उनसे चर्चा कर लेते हैं। आशीष मंगल सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, जिस तरह से अगर हम पूरे के पूरे चुनाव की बात करें तो अपने आप में ये अहम हो जाता है चुनाव, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना, ये तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है, और उसके बाद खासतौर पर ये अहम इसलिए भी हो जाता है कि उसमें ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटें आती हों। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं, प्रशासन भी काफी सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। हमारे संवाददाता ग्वालियर से कमल वर्मा जानकारी दे रहे थे हमें, तो क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल विकास, कल 10 नवंबर मंगलवार है और कल किसके लिए मंगल होगा इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कल 19 जिलों में 28 विधानसभा सीटों के लिए जो 3 नवंबर को मतदान हुआ था उसके लिए मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना का दौर शुरू होगा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सत्ता का फाइनल पूरा हो जाएगा, सत्ता का फाइनल होगा। सरकार, मौजूदा सरकार को स्थायित्व मिलेगा या कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा सीटें आएगी, ये कल देखने को मिलेगा। लेकिन जो मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी कर रखी है उसमें खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना बने। इसके अलावा हर जो मतगणना स्थल है वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही सुबह 8 बजे से पहले ही मतगणना के एजेंट जो होंगे उनको प्रवेश दिया जाएगा। सैनिटाइजर के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। वेबकास्टिंग के जरिए भी नज़र रखी जाएगी और सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतों की गणना
शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर इन तमाम मतगणना स्थल पर बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में प्रशासन और चुनाव आयोग खासी नज़र रखे हुए है। अब बात करें 28 विधानसभा क्षेत्रों के सियासी समीकरण की, तो इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो मुद्दे थे उनको लेकर जनता ने वोट दिया है और मतदाता ने किसके पक्ष में मतदान किया है, इसके लिए कुछ ही घंटों का अब इंतजार रह गया है। आने वाले 24 घंटे के पहले पहले पूरा जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। अब जो 25 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके भाग्य का फैसला तो होना ही है। साथ में सरकार के स्थायित्व के लिए भी ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। आशीष, इस बीच में मैं एक सवाल जो जहन में दर्शकों के अक्सर आ रहा है लगातार, चुनाव आयोग से शिकायत की थी कांग्रेस ने और वो तो चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। उसके पहले अधिकारी, कर्मचारियों, प्रशासनिक सभी तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए थे। चुनाव आयोग से भी अभी दरख्वास्त की थी कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी की संभावना देखी जा सकती है। अब चूंकि ये पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए चुनाव आयोग क्या कदम उठाएगा? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चुनाव के बाद भी चलेगा। जिस तरह से परिणाम आएंगे या फिर उसके बाद जो भी स्थितियां स्पष्ट होंगी, तो क्या चुनाव आयोग इसके लिए कोई विशेष तैयारी कर रहा है ताकि कोई भी संशय की स्थिति ना बने, कोई भी उन्हें सबूत ना देना पड़े? देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं और देश में निष्पक्ष चुनाव करने का भार चुनाव आयोग पर होता है। आमतौर पर चुनाव हो या उपचुनाव हो, ऐसे में दोनों ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी दल जो हैं वो एक दूसरे की शिकायत करते हैं। चुनाव आयोग इनका परीक्षण करवाकर इन पर कार्रवाई भी करता है। जो एक दिन पहले सोशल मीडिया पर खबर इस तरह की आई थी कि मतगणना स्थल पर जहां पर काउंटिंग की जाएगी, वहां पर जो अभिकर्ता हैं उन्हें प्रवेश है उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका चुनाव आयोग ने खंडन किया सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का, और जो नियत प्रक्रिया है उसके तहत प्रत्याशी और प्रत्याशी के एजेंट को प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ एक बड़ी सी स्क्रीन पर भी इन तमाम जो काउंटिंग होगा उसका विवरण दर्शाया जाएगा, वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होंगे और किस तरह से एक एक राउंड करके जो वोट काउंटिंग होती है उसका भी डिटेल्स निर्वाचन आयोग स्थानीय जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उपलब्ध कराएगा। रही बात शिकायतों की, यदि किसी तरह से कोई शिकायत आती है तो मौके पर उसका निराकरण करने के लिए चुनाव आयोग से संबद्ध अधिकारी मौजूद रहेंगे। खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आशीष हमसे जुड़ने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी, जो कि बता रहे थे पूरे चुनावी परिदृश्य को इन्होंने करीब से देखा है, लगातार विधानसभाओं के भ्रमण पर रहे, इसलिए ज़्यादा बेहतर स्थितियों से वो वाकिफ़ रहे हैं और इसके अलावा जो भी पूरे मुद्दे हो सकते थे उस पर उन्होंने बात की और चर्चा के बाद उनका जो सार निकलता है वो यही है कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह से आगे बढ़ती हैं और प्रशासन किस तरह से तैयारियां किए हुए हैं और जो वो सोच रहा है क्या उसको अमल में ला पाएगा, ये देखने वाला बड़ा सवाल होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवपुरी से राशिद खान जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं। राशिद, क्या तैयारियां की गई हैं? प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लगातार पूरी तैयारियों के साथ मोर्चे पर डटा हुआ है प्रशासन और एहतियात बरतते हुए विशेष पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई है। तो प्रशासन की तैयारियां तो पूरी हैं, क्या नजर आता है ग्राउंड जीरो पर? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रशासन की पूरी तैयारियां चकाचौंध कर रखी हैं और भारी पुलिस बल भी मौजूद है यहाँ पर। और इस बार कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है पूरे में लगातार, और कल भी किया जाएगा। जी राशिद, इसके अलावा क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं? चूंकि सवाल उठाए जा रहे थे, जो इलाका है वहां तो जो मतदान के दौरान जो हादसे देखने को मिले थे और जो दुर्घटनाएं देखने को मिली थी, क्या उनमें कमी लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक तैयारियां पर्याप्त हैं? जी बिल्कुल, पूरा इस बार प्रशासन सचेत है वहां पर और प्रशासन ने पूरी इसकी तैयारियां कर ली हैं। और इसके अलावा क्या कुछ और तैयारियां मतगणना स्थल पर जो हमें बतानी चाहिए हमारे दर्शकों को, क्या कोई ऐसी बात आपको देखने को मिली है? जी, मतगणना स्थल पर इस बार पुलिस स्टाफ जो है वो बाहर रहेगा। अगर कोई ऐसी अंदर अगर कोई
उधर में उसके लिए अंदर स्टाफ को भेजा जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया राशिद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारे सहयोगी शिवपुरी से जुड़े थे राशिद खान हमारे साथ, जो कि प्रतिक्रिया दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से तैयारियां हैं। ये मौके का जो जायज़ा है हमारे संवाददाताओं ने जाकर के लिया है। हम लगातार अपडेट्स ले रहे हैं पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सियासत की दशा, दिशा और भविष्य को तय करने वाला उपचुनाव है। इस पूरे उपचुनाव पर अगर नज़र डालें तो जिस तरह की बयानबाजी नेताओं की हुई है, जिस तरह का चुनावी प्रचार नेताओं ने किया है और जिस तरह की मेहनत नेताओं ने की है, दागी, बागी, गद्दार, खुददार से लेकर के तमाम तरह के ऐसे बयान थे जो मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार छाए रहे। और उसके बाद 3 नवंबर को जब मतदान हुआ, उसके साथ ही इसका पूरा पटाक्षेप हुआ और अब मतगणना का दिन है, यानी कि 7 दिन बाद 10 तारीख को कल मतगणना होने वाली है। और अब यहां से तय होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में गद्दार का मुद्दा हावी रहा या खुददार का मुद्दा हावी रहा। क्योंकि बयान तो ऐसे हैं जो नेताओं की तरफ से लगातार आए हैं, जिनकी निंदा भी की गई है। कुछ बयान ऐसे भी रहे जो शायद आगामी समय में या इतिहास में कभी आपको न तो देखने को मिले होंगे और न सुनने को मिले होंगे। तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है और बात करने के साथ साथ ये चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सिंधिया यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों को लेकर के पूरा महाभारत छिड़ा हुआ है। 28 सीटों पर जो कुल मतदान हुआ है उसमें से 16 सीटें तो अकेले ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं। और ग्वालियर चंबल इलाके में जिस तरह के चुनाव होते हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। किसी भी चुनाव की बात कर लें, वहाँ पर जो दृश्य दिखाई देता है वो पूरी विधानसभाओं से इतर होता है। इस बार भी जो घटनाक्रम हुआ, जो गोली चलने की वारदातें हुई, वो भी ग्वालियर चंबल इलाके से ही वो खबरें मिली हैं। तो इस बार प्रशासन मुस्तैद है। जो प्रमुख जानकारी हम तक निकल करके आई है, इस बार पूरी तरह से सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। दूसरा, कोविड गाइडलाइन का जो है वो पूरी तरह से पालन किया जाएगा। पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, पूरी व्यवस्थाओं की, काउंटिंग की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके अलावा जो पुलिस बल है वो अतिरिक्त पुलिस बल ग्वालियर चंबल इलाके में लगाया गया है, क्योंकि जो घटनाक्रम पिछली बार निकल करके सामने आया था उससे अलग तस्वीरें जो निकल करके आई हैं। अब पूरे अगर उपचुनाव को देखा जाए तो 28 सीटों पर मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार उपचुनाव होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी उपचुनाव नहीं हुए हैं। और कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में आए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, कद्दावर नेता हैं, कई तो मंत्री पद छोड़ करके आए थे, कई विधायक थे, तो लगातार आने का सिलसिला जारी है। 28 सीटों पर यह उपचुनाव होने के बाद दमोह से भी सीट खाली हुई है, 29वीं सीट खाली हुई है। तो लगातार ये सिलसिला जारी है। और अब क्या कुछ मध्य प्रदेश की सियासत में आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलता है, ये तो समझने वाली बात होगी। इसलिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे सहयोगियों से हम बात कर रहे हैं कि जान सके कि प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं मौके पर। आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच ये निकल करके आई थी, जैसे ही मतदान होता है उसके बाद पहले मतदान के पहले कर्मचारियों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो सरकार के पक्ष में जा रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही मतदान हो जाता है, चुनाव आयोग को भी कटघरे में एक बार खड़ा किया गया। चुनाव आयोग पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। इस तरह के बयान नेताओं की तरफ से आए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को जो है वो पारदर्शिता के साथ संपन्न किया है। जितनी भी शिकायतें उनके पास पहुंची थी, उस हर एक शिकायत पर कार्रवाई हुई। आपको बता दें, कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इमरती देवी को आइटम कहा था, उस पर भी कार्रवाई हुई। इमरती देवी ने अपने जो कमलनाथ के बयान के एवज में अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसे लेकर के उन पर भी कार्रवाई हुई। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के ऊपर भी कार्रवाई हुई, नोटिस जारी हुए। तो जब ये सब कुछ पूरा का पूरा परिदृश्य चल रहा था, उसके बाद 3 नवंबर के बाद का घटनाक्रम जो है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 नवंबर के बाद अब दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनके सवाल थे कुछ, उनका कहना था, जैसे ही सोशल मीडिया में ये खबर चली कि कोई भी जाकर के मतगणना स्थल पर नहीं पहुंच पाएगा, वहां चर्चा में शामिल नहीं हो पाएगा और अंदर गिनती में शामिल नहीं होगा, तो जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो चुनाव आयोग ने खंडन किया इस खबर का कि नहीं, जैसी प्रक्रिया पहले थी वैसी ही अभी भी होगी और अभी हैंड सैनिटाइजर समेत तमाम जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, मास्क पूरी तरह से अनिवार्य किया गया है और कल सुबह 8 बजे से जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बना करके रखा जाएगा। तो ये तस्वीरें हर एक मतगणना स्थल पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं।
खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज सर, जिस तरह की प्रशासनिक तैयारियों की बात कही जा रही थी वो तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन कांग्रेस को कैसे भरोसे में लिया जाएगा, जबकि पहले ही सवाल उठा रहे थे कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से काम नहीं किया है, फिर उसके बाद मतगणना पर ही सवाल उठा रहे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने खंडन किया था उनकी जो शिकायत थी कि अंदर जाने को मिलेगा, बैठेंगे, काउंटिंग में भी हिस्सा रहेगा, सब कुछ। तो क्या अब ये सवाल और शिकायतें बंद हो जाएंगी या चुनाव के बाद भी जारी रहेंगी? ये चुनाव आयोग को इससे कोई मतलब नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी के आरोप लगा रही है। उनका अपना काम होता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, मतगणना निष्पक्ष तरीके से हो और जो परिणाम आए उस पर लोगों का भरोसा रहे और पॉलिटिकल पार्टियों का। लेकिन ये पहले दफा नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है कि राजनीतिक दल पहले मतगणना के पहले और अक्सर फिर काउंटिंग के बाद सवाल उठाते हैं। हमने देखा कि भिंड मुरैना को लेके मतगणना के 2 दिन बाद कमलनाथ और पूरी कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बीजेपी ने फर्जीवाड़ा किया, धांधली की, वहाँ गोली चली, लेकिन इसको अवॉइड किया। मतगणना को लेकर भी उन्होंने अपनी शंकाएं जाहिर की है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने अलग से इंतजाम किए, वेब कास्टिंग का इंतजाम किया है, पॉलिटिकल पार्टी को प्रतिनिधि अंदर मौजूद रहते हैं। तो पूरी तरह से अपनी तरफ से चुनाव आयोग यही चाहता है कि जो निर्णय आए उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रहे और चुनाव आयोग पर कोई सवाल ना उठाए। लेकिन अगर इसके बाद भी हमने देखा ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं राजनीतिक दल, कभी वो बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग करते हैं, जबकि उसी ईवीएम से अगर ऐसे गड़बड़ होती तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आती। ये हम देख रहे हैं जो बिहार में जो नतीजे अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं कि 15 साल पुरानी सरकार चाहती दिख रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में सारा कमांड और ईवीएम में छेड़छाड़ वो कर पाए तो कोई भी राजनीतिक दल फिर सत्ता से बाहर ही ना हो। विकास, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि बदलाव की बात ही वहां पर खत्म हो जाती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। मनोज वर्मा जो कि बता रहे थे कि किस तरह से ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया जाता है, चुनाव आयोग पर संदेह व्यक्त किया गया। हालांकि चुनाव आयोग को कोई लेना देना नहीं है, उन्हें शिकायतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजनीतिक दल अक्सर ऐसा किया करते हैं। जब मतदान होता है, मतगणना होती है, तो प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। हमने आपको ग्वालियर से हमारे रिपोर्टर जोड़े थे, इसके बाद शिवपुरी से भी हमारे रिपोर्टर जुड़े थे, इसके अलावा हमारे विशेष सहयोगी आशीष मंगल सोनी भी हमारे साथ जुड़े थे। पूरे चुनावी परिदृश्य की तैयारियों को लेकर, चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं को लेकर हमने जायजा लिया। हम लगातार अपडेट्स पूरे मामले से जुड़े आपको दिखाते रहेंगे और कल तो पूरा दिन इसके परिणामों में बीतने वाला है, क्योंकि 8 बजे सुबह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और मध्य प्रदेश की सियासत के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।